लेकिन ये असंतुलन जो क्रिएट हो जाता है, यानी कि असंतुलन जो हो जाता है, तो इसकी वजह से कोई ऐसी ऑटोमेटिक मतलब एक तरफ से कहा जाए कि कोई मैकेनिज्म नहीं है या कोई एक तरफ से यंत्रीकरण नहीं है जिससे क्या हो, ये जो अपने आप जो डिसबैलेंस हुआ है इसको अपने आप समाप्त किया जा सके। ठीक, तो ये जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य जो असमानताएं या असंतुलन पैदा होता है, उस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या हुआ कि वित्त आयोग का गठन किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि असंतुलन कैसे पैदा होता है। तो देखिए, राज्य सरकार होती है, उनके अलग क्रियाकलाप होते हैं, केंद्र सरकार के अलग क्रियाकलाप होते हैं। जो केंद्र सरकार होती है उसमें क्या होता है, उसके आप लोग देखेंगे कि उसके पास करों का जो एक तरफ से आय प्राप्त होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मुख्यतः बड़े बड़े कर लगाए जाते हैं, जैसे आप लोग आय कर हो गया, निगम कर हो गया, इनसे पर्याप्त मात्रा में आप लोग देखेंगे जीएसटी आने के पहले लगभग आय कर से और निगम कर से आधा लगभग हिस्सा क्या है कि प्राप्त होता है। ठीक, अभी भी प्राप्त होता है। कॉर्पोरेट टैक्स आप लोग देखेंगे परसेंटेज उसका, और इसका क्या नाम है इनकम टैक्स का देखेंगे तो लगभग 35-40% के आसपास पहुंच रहा होगा। और ये कर किसको प्राप्त हो रहे हैं? केंद्र सरकार को। ठीक, बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि जो मुख्यतः कर हैं, जो मुख्य रूप से जो करों की एक तरफ से कहा जाए कि जो करों का संग्रह है वो क्या है, केंद्र सरकार के ऊपर जा रहा है। ठीक, दूसरी चीज जो है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के पास क्या होता है कि कार्य प्रणाली यानी कार्य क्रियाकलाप ज्यादा होते हैं, उनको बहुत सारी गतिविधियों में कार्य करना पड़ता है, लेकिन उनके पास जो करों का संग्रह था वो अत्यंत ही कम है। इसलिए दो प्रकार के अर्थव्यवस्था में इनबैलेंस क्रिएट होते हैं, यानी कि असंतुलन क्रिएट होता है। एक वर्टिकल इनबैलेंस होता है, एक हॉरिजॉन्टल इनबैलेंस होता है। वर्टिकल को कहते हैं लंबी या फिर कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर असंतुलन। ठीक, और दूसरा एक असंतुलन होता है क्षैतिज असंतुलन। तो जब हम लोग लंबी असंतुलन की बात करते हैं तो उसमें दो चीजों को लेते हैं, केंद्र और राज्य को लेते हैं। ठीक, अभी मैं आप लोगों को लिखा दूंगा, बस खाली अभी आप लोग सुन लीजिए। जो लंबी असंतुलन होता है केंद्र और राज्य के मध्य होता है। ठीक, जो ऊर्ध्वाधर जिसे कहते हैं या फिर वर्टिकल जिसे कहते हैं। दूसरा चीज क्या है कि क्षैतिज असंतुलन। तो जो क्षैतिज असंतुलन होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस होता है, वो राज्य और राज्य के मध्य होता है। अच्छा, लंबी असंतुलन क्या है? लंबी असंतुलन वह है कि राज्य केंद्र सरकार के पास आय ज्यादा प्राप्त होती है और उसके व्यय कम होते हैं। ठीक, उसी प्रकार वहीं जस्ट अपोजिट क्या है कि राज्य सरकार के पास आय कम प्राप्त होती है और व्यय ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है, इस वजह से लंबी असंतुलन पैदा होता है। आप लोगों ने वित्त आयोग में पढ़ा होगा कि लगभग 41% के आसपास क्या है, वित्त आयोग इस बार क्या किया है, राज्यों को अनुदान देने की बात की है कि नहीं। तो जो 41% है ये क्या है, लंबी असंतुलन के लिए, यानी कि लंबी असंतुलन को दूर करने के लिए। लंबी असंतुलन आप लोग समझे किसे कहते हैं? लंबी असंतुलन का मतलब यह है कि राज्य सरकारों के पास जो कर है, एक होती है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार। केंद्र सरकार के पास आय ज्यादा होती है, व्यय कम होते हैं। राज्य सरकार के पास क्या होती है, आय कम होती है और व्यय ज्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं असंतुलन पैदा हुआ कि नहीं? ठीक, इस असंतुलन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है लंबी, ठीक, इम्बैलेंस यानी कि लंबी असंतुलन। आप लोगों को क्लियर हो लंबी असंतुलन क्या है? किसी कोई समस्या इसमें? ठीक, दूसरी चीज हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस की। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस देखिए क्या है। यदि मेरे पास समय रहा तो मैं आप लोगों को स्पेशल स्टेट कैटेगरी के बारे में आज बताऊंगा। पहले मैं फाइनेंस कमीशन कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद मुझे समय मिल जाएगा तो आप लोगों को विशेष जो स्टेट है यानी कि विशेष राज्य हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्पेशल स्टेट कैटेगरी का नाम सुना है कि नहीं सुना? चलो ठीक है, हम लोग पहले आज फाइनेंस कमीशन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस देखिए, आप लोग देखते होंगे कि कुछ राज्य क्या है, बहुत अधिक रिच है
कुछ राज्य क्या है बहुत अधिक पुअर है। ठीक, बीमारू राज्यों का नाम सुना है कि नहीं, क्यों नहीं सुने? बीमारू, बीमारू में कौन कौन आते हैं? लोगों का भी उसका विषय है, ठीक है, खोल के देखना बीमारू स्टेट कौन कौन से है, नहीं बताएंगे इतना। हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस क्या है, नोट करके लिख लो सब लोग बीमारू स्टेट क्या है और किसने कॉन्सेप्ट दिया था, कल पूछेंगे यदि मेरी क्लास रहेगी, ठीक है। शायद ये ना मिले कि बीमारू किसने दिया था, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन ये आपको देखना है कि बीमारू स्टेट कौन कौन से, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस क्या है कि कुछ स्टेट क्या होते हैं कि ज्यादा रिच होते हैं, मान लीजिए जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि हरियाणा हो गया, हाँ यही है, उत्तर प्रदेश भी है आप लोगों को बीमारू स्टेट, ठीक है, बी से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सब क्या है आपके बीमारू स्टेट कहलाते हैं। बीमारू का मतलब ये नहीं कि सब बीमार है बैठे हुए हैं, बीमारू यहाँ से कॉन्सेप्ट उसका है, और शायद आशीष बोस नामक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने क्या किया था, बीमारू स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक। क्या 1980 में कौन थे, आशीष बोस, यही नाम लिखा हुआ कि दूसरा लिखा हुआ, मतलब ठीक है, मेरी मेमोरी ठीक ठाक है ना, इसका हमारे सही से बता रहा हूँ। तो क्या है कि हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस क्या है कि कहने का मतलब कुछ स्टेट क्या होते हैं ज्यादा रिच होते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे गोवा हो गया, हरियाणा हो गया, सिक्किम हो गया, इन स्टेटों की क्या है प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, और ये बीमारू स्टेट जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया है, और उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब क्या है बीमारू स्टेट। तो इनकी क्या है कि आर्थिक स्थितियाँ काफी खराब होती हैं। तो इनमें हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, क्षैतिज समानता लाने के लिए क्या है कि क्षैतिज असमानता है कि नहीं, कुछ स्टेट ज्यादा रिच है, कुछ स्टेट कम रिच है, तो उसके लिए भी क्या है वित्त आयोग का गठन किया गया, और उसके समानता लाने के लिए उसके लिए अलग से क्राइटेरिया बनाई गई, जिसके बारे में हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग ये समझे कि नहीं हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस क्या है, यानी कि क्षैतिज असमानता क्या है और लंबी असमानता क्या है। जहाँ हम लोग लंबी असमानता की बात करेंगे वहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार आएंगे, जहाँ हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस यानी कि क्षैतिज असमानता की बात करेंगे वहाँ दो राज्यों के मध्य अंतर को देखा जाएगा, ठीक। इतना आप लोगों को क्लियर, किसी को कोई समस्या, लिख लीजिए आप लोग इसको। वित्त आयोग हेडिंग डाल लीजिए। राजकोषीय संघीय असंतुलन की समस्या। राजकोषीय संघीय असंतुलन की समस्या, उसमें से हेडिंग डाल लीजिए, नहीं से क्या आगे लिखिए इसमें, इस संसाधनों तथा आवश्यकताओं के बीच, संसाधनों तथा आवश्यकताओं के बीच, संसाधनों तथा आवश्यकताओं के बीच, संसाधनों तथा आवश्यकताओं के बीच असंतुलन की समस्या, असंतुलन की समस्या सभी संघों में पाई जाती है, सभी संघों में पाई जाती है, सभी संघों में पाई जाती है। वास्तविकता तो यह है, वास्तविकता तो यह है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच जो संसाधनों, वास्तविकता तो यह है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच, कि केंद्र तथा राज्यों के बीच जो संसाधनों का तथा कार्यों का बंटवारा होता है, जो संसाधनों का तथा कार्यों का बंटवारा होता है, स्वयं उसी बंटवारे में
स्वयं उसी बंटवारे में असंतुलन अंतर्निहित होता है। असंतुलन अंतर्निहित होता है। असंतुलन अंतर्निहित होता है। यदि किसी समय यदि किसी समय यदि किसी समय यदि किसी समय इनके बीच यदि किसी समय इनके बीच इस तरह का संतुलन स्थापित कर भी लिया जाए। कहां से बोल रहे हैं? इनके बीच किसी तरह का इनके बीच किसी तरह का संतुलन स्थापित कर भी लिया जाए। इनके बीच किसी भी तरह से संतुलन स्थापित कर भी लिया जाए तो आर्थिक परिस्थितियों के बदलने के कारण संतुलन नहीं बना रह सकता। और प्राय ऐसे लिखा जाएगा, प्राय दो प्रकार के असंतुलन उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ऊर्ध्वाधर संघी राजकोषीय असंतुलन, यानी कि लंबी लिख लीजिए, लंबी संघी राजकोषीय संतुलन, जिसे आप लोग वर्टिकल लंबी संघी, संघ मतलब फेडरल जिसे कहते हैं आपको, ठीक है। लंबी संघी राजकोषीय असंतुलन, लंबी संघी राजकोषीय असंतुलन लिख लीजिए। जल्दी डालें इसको, लिखिए इसके अंदर, लिखिए लंबी संघी असंतुलन की स्थिति वह स्थिति है, लंबी संघी असंतुलन की स्थिति वह स्थिति है जिसमें लंबी संघी असंतुलन की स्थिति वह स्थिति है जिसमें संघ सरकार की आय उसके व्ययों की आवश्यकता की पूर्ति की तुलना में क्या लिखे आप लोग? पूरी लाइन बोलिए एक बार। इसमें संघ सरकार की व्यय की आवश्यकता की पूर्ति की तुलना में आय अधिक हो, राज्यों की आय उनके कार्यों के लिए, राज्यों की आय उनके कार्यों के लिए आवश्यक व्ययों को पूरा करने की तुलना में कम हो। ठीक, मतलब वही लाइन जो मैंने आप लोगों के यहाँ लिखाई,
कि यहाँ पे समझाया आप लोगों को केंद्र सरकार की आय ज़्यादा होते हैं व्यय की तुलना में, और राज्य सरकार की आय क्या होती है, व्यय की तुलना में कम होती है। ये असंतुलन क्या है, ऊर्ध्वाधर या लंबी या वर्टिकल इम्बैलेंस कह सकते हैं। ठीक, वर्टिकल फेडरल इम्बैलेंस, क्या उसको कहते हैं, फिजिकल इम्बैलेंस। हाँ ठीक, तो आप लोग लंबी समझ गए। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्षैतिज असंतुलन, क्षैतिजी या क्षैतिज संघीय राजकोषीय असंतुलन, क्षैतिज संघीय राजकोषीय असंतुलन, हॉरिजॉन्टल जिसे कहते हैं, क्षैतिज संघीय राजकोषीय असंतुलन, हॉरिजॉन्टल फेडरल फिजिकल इम्बैलेंस। देखिए इसके अंदर इसमें विभिन्न राज्यों की, इसमें विभिन्न राज्यों की, इसमें विभिन्न राज्यों की बजेटरी प्राप्तियों, इसमें विभिन्न राज्यों की बजेटरी प्राप्तियों, बजट जिसे कहते हैं, बजेटरी प्राप्तियों, बजेटरी प्राप्तियों तथा किए जाने वाले सार्वजनिक व्ययों में, तथा किए जाने वाले सार्वजनिक व्ययों में अंतर होता है, अंतर होता है, व्ययों में अंतर होता है। ठीक, इतना आप लोगों ने लिख लिया। इसमें किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? मतलब बस मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के टर्म में नहीं जा रहा हूँ। यदि मैं इकोनॉमिक्स के टर्म में आप लोगों को जाऊँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं जनरली, हाँ आप लोगों से पूछा जा सकता है तो एक बार मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि इनके जो आय, केंद्र सरकार की जो आय होती है, ये मतलब कर होते हैं, ये अधिक लोचदार होते हैं। अब ये शब्द आप लोगों को बिल्कुल नया होगा कि अधिक लोचदार है क्या, मोर इलास्टिक, ठीक है, और ये क्या है, लेस इलास्टिक होते हैं क्या। हाँ, तो यही है ना कि मैं क्या बताता हूँ कि जो मांग की लोच है, जब भी आप इकोनॉमिक्स में भी आते हैं तो पहले ही क्लासों में बताया जाता है कि जो मांग की लोच है उसी से अर्थव्यवस्था का पूरा आधार टिका हुआ है लगभग, ठीक है। तो देखिए, कर की लोच, अधिक लोचदार होने, जो केंद्र सरकार के कर होते हैं अधिक लोचदार होने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है इनके करों की दरों में ज्यादा तेजी गति से वृद्धि होती है। ठीक, लोचदार होने का मतलब जब आप लोग ग्राफ से देखेंगे तो उसमें समझेंगे। कम लोचदार होने का मतलब यह है कि इसमें क्या है, जैसे जैसे आय बढ़ती है अपेक्षाकृत इसकी तुलना में कम गति से उसमें वृद्धि होती है। ठीक, तो क्या होते हैं, कम लोचदार होते हैं। अब आप लोग वित्त आयोग का हेडिंग डाल लीजिए, वित्त आयोग। मैं खाली भी भूमिका बना रहा था कि हम लोग क्यों वित्त आयोग पढ़ते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसमें, भारत के संविधान, भारत के संविधान, भारत के संविधान में केंद्र व राज्य सरकार की, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व के स्रोतों का, केंद्र सरकार के राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट निर्धारण है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट निर्धारण है तथा दोनों के व्ययों का, तथा दोनों के व्ययों का, तथा दोनों के व्ययों का उत्तरदायित्व भी स्पष्ट है। दोनों के व्ययों का उत्तरदायित्व भी स्पष्ट है। ये लाइन आप लोगों को समझ में आ रही होगी, उत्तरदायित्व भी स्पष्ट है। आप लोग देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार, आप लोग जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि जितने भी आपके पास आर्टिकल हैं उस सारे आर्टिकलों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कौन से आर्टिकल, मतलब किस आर्टिकल के तहत कौन से कर केंद्र सरकार वसूलेगी, कौन से कर क्या है
राज्य सरकारों से लेगी। और ये भी स्पष्ट है कि कौन से व्यय राज्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे और कौन से व्यय क्या है केंद्र सरकार के द्वारा किए जाएंगे। जीएसटी किस आर्टिकल के अंतर्गत आया है, आइडिया है? 246 है जीएसटी परिषद, 279 है, उसका उद्घाटन उसी में हुआ है। ठीक है, ये क्या है, संवैधानिक संस्था है कि संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन सी संस्थाएं होती हैं? वो तो मेंशन नहीं किया होता, लेकिन मेंशन तो असंवैधानिक संस्थाओं का भी नहीं होता है। तो इनमें उनमें फर्क क्या है, गैर संवैधानिक में और संवैधानिक में क्या फर्क है? एक है तो नहीं मान लियो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, दोनों में कोई फर्क है? सर संवैधानिक को जो संविधान के दायरे में सरकार करें, ये गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो है संविधान के दायरे के अंतर्गत ही कार्य करती है। यानी कि क्या है कि मैं अभी संवैधानिक नहीं बता रहा हूँ, गैर संवैधानिक बता रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इनके द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उसमें क्या है संविधान के अगेंस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जो असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं तो संविधान के अगेंस्ट होती है, यानी कि संविधान इनको लागू करने की परमिशन नहीं देता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे आतंकवादी संगठन जितने भी हैं वो सब क्या है असंवैधानिक संगठन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि संविधान उनको परमिशन भी नहीं देता। तो जो गैर संवैधानिक संस्था है, जैसे आप लोग नीति आयोग का नाम सुन रहे हैं या फिर आप लोग मानवाधिकार आयोग का नाम सुने होंगे, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम सुने होंगे, सब क्या है गैर संवैधानिक। ठीक है, पिछड़ा वर्ग नहीं, पिछड़ा वर्ग तो संवैधानिक है, उसका संविधान उल्लेख मानवाधिकार है गया। ठीक है, और ये क्या है दूसरा मैंने बताया नीति आयोग के नहीं होता, ये सब क्या है गैर संवैधानिक संस्था है। वो आप लोग पॉलिटिकल के विषय आप लोग पढ़ेंगे उसको विस्तार से। ठीक, तो अब आप लोग लिखिए उसको पैराग्राफ चेंज करके कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय अनुशंसाओं हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुशंसाएं रिकमेंडेशन जिसे कहते हैं, वित्तीय अनुशंसाओं हेतु रिकमेंडेशन जिसे कहते हैं। ठीक, अनुशंसा किसी चीज की करना, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत है 280 के अंतर्गत। ठीक, अगला उसी के नीचे लिख लीजिए अनुच्छेद 280(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 सबसेक्शन उसका 3। ठीक है, ऐसे अनुच्छेद 280 सबसेक्शन 3 वित्त आयोग को राष्ट्रपति को सिफारिश करनी होगी। राष्ट्रपति को सिफारिश करनी होगी। ठीक है, अब एक लिख रहे हैं तो एक और लिख लीजिए एक लाइन। अनुच्छेद 243 आई राज्य के राज्यपाल को एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है। राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 243 आई राज्य के राज्यपाल को एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। इतना आप लोगों ने लिख लिया। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, इसमें क्या है एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से पॉलिटिकल में भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमी में भी पूछा जा सकता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक है। एक अध्यक्ष, एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर होंगे। ठीक, उसके आप लोगों से यदि पूछा जाए कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है तो कितनी बताएंगे 5 ना। और यदि पूछा जाए कि अध्यक्ष के अतिरिक्त क्या है कितने सदस्य हैं तो कितना होंगे 4। कंफ्यूज मत होइएगा।
कुल सदस्यों की संख्या यदि पूछी जाए, पॉलिटी में इसी तरह के नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों से घुमाए जाते हैं। ठीक, एक अध्यक्ष है, इसमें 4 सदस्य हैं। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या है, कोई बताएगा? सर इसमें 4 अंशकालीन भी सदस्य होते हैं, 4 पूर्ण अंशकालीन भी सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में, योजना आयोग पढ़े, वो नीति आयोग पढ़े। ठीक है, आप लोग क्या देखें, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। फिर एक ये क्या है, एक इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी 3 विशेषताएं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक संवैधानिक निकाय, यह एक संवैधानिक निकाय है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा चीज क्या है, मैं आप लोगों को बताने के लिए सबसे बड़ी चीज फोकस कर रहा हूँ सेकंड वाले में। आप लोग सोचेंगे, देखिए 3 चीजें इसमें, एक तो संवैधानिक निकाय है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरी चीज आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है, सलाहकारी संस्था है। ठीक, ये सिर्फ क्या करती है, आपको सलाह देती है, रिकमेंडेशन करती है चीजों को। इसी के अंदर क्या है, इसकी जो अनुशंसाएं यानी कि जो इसकी सलाह है वो आपको बाध्य नहीं है कि आप इसको, सरकार इसको माने ही, यानी कि राष्ट्रपति इसको स्वीकार करें जो इनकी रिकमेंडेशन है और उसको माने ही, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी के लिए मैं फोकस करना चाह रहा था। आप लोग ये सोचेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल की बॉडी है, जाहिर सी बात है कि आप लोग के दिमाग में आएगा पहला कि कहीं ना कहीं ये बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज को फोकस करना है कि ये क्या है, इसकी जो अनुशंसाएं हैं या इसकी जो रिकमेंडेशन है, जरूरी नहीं है कि सरकार उसको माने ही। ठीक है, जैसे आप लोगों ने प्राइस कमीशन पढ़ा है कि नहीं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग पढ़ा है, उसमें भी आप लोग देखते हैं कि जो एमएसपी का निर्धारण होता है वो क्या है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करती है। सुने होंगे नाम, जब एमएसपी के बारे में मैंने खुद पढ़ाया था शायद आप लोगों को। ठीक, तो उसमें जो CACP है यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, उसकी जो अनुशंसाएं सरकार मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, उसी तरह क्या है, इसकी भी जो अनुशंसाएं हैं सरकार मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जो सरकार मतलब वो एक उसका विषय है, विचार का विषय है कि आज तक जितने भी वित्त आयोग गठित हुए हैं और उन्होंने जो भी अनुशंसाएं दी है तो सरकार ने हमेशा उसको स्वीकार भी कर लिया है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब समझ रहे हैं किसे कहते हैं, पॉलिटिकल पढ़े हैं ना, तो उसकी तरह होता है जैसे इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, वो भी अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, वो भी अर्धन्यायिक होती है। महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया तो एक पार्ट हो गया ना, न्यायिक प्रक्रिया का वो क्या मैं लक्षण पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट का नाम सुना है, हरित प्राधिकरण नियंत्रण कुछ ऐसे कहते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, जैसे चुनाव आयोग का नाम सुने हैं आप लोग, वो क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, जब किसी चीज को, कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिसको हम लोगों को तत्काल एक्शन लेने की जरूरत हो और उसमें नियम कानून बनाने की बहुत जरूरत हो, और या फिर कह सकते हैं कि ऐसे विवाद जिनको निपटारा करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, उसके लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल यानी कि अलग एक प्राधिकरण गठित कर दिया जाता है। और ये इसके जो कार्य क्रियाकलाप होते हैं वो हमारे देश की न्याय प्रणाली की व्यवस्था के अनुरूप ही होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, पॉलिटिकल में आपको विस्तार से बताया जाएगा। मैं आज मुझे लग रहा है इकोनॉमिक्स के ज्यादा पॉलिटी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब यही है कि जब कोई तत्कालिक मुद्दा हो, और ये होता है कि यदि न्याय व्यवस्था में इसको लिया गया तो काफी लंबा समय लग जाएगा, उसके लिए अलग से एक संस्था गठित की जाती है, उसमें तत्काल एक्शन लिया जाता है। ठीक, उस प्रक्रिया जो होती है वो पूरी तरह से पैरेलल होती है किसके, हमारी न्याय प्रणाली के, उसी को क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक, लिख लीजिए आगे उसके वित्त आयोग की विभिन्न क्रियाकलापों का
वित्त आयोग के विविध क्रियाकलापों के संचालन का वित्त आयोग के विविध क्रियाकलापों के संचालन का प्रावधान वित्त आयोग के विविध क्रियाकलापों के संचालन का प्रावधान वित्त आयोग कोष्टक में लिख लीजिए विविध प्रावधान मिसलेनियस प्रोविजन वित्त आयोग के विविध क्रियाकलापों के संचालन का प्रावधान। ठीक है इतना लिखिए वित्त आयोग कोष्टक में विविध प्रावधान अधिनियम कोष्टक बंद करके विविध प्रावधान में कोष्टक बंद कर दीजिएगा। ठीक वित्त आयोग कोष्टक में विविध प्रावधान मिसलेनियस प्रोविजन जिसे कहते हैं अधिनियम 1951 1951 इसके अंतर्गत निर्देशित हैं वित्त आयोग के विविध क्रियाकलापों के संचालन का प्रावधान वित्त आयोग कोष्टक में विविध प्रावधान कोष्टक बंद इसके बाद अधिनियम 1951 इसके अंतर्गत निर्देशित हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लिखवाना जरूरी है, लिख लीजिए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। केसी नियोगी पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित विषयों पर अनुमोदन हेतु किया जाता है। वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित विषयों पर अनुमोदन हेतु किया जाता है। निम्नलिखित विषयों पर अनुमोदन हेतु किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट लिखिए। केंद्र सरकार के राजस्व प्राप्तियों का एक भाग केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों का एक भाग केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों का एक भाग राज्यों के लिए निर्धारित किया जाए। केंद्र सरकार के कर राजस्व प्राप्तियों का एक भाग राज्यों के लिए निर्धारित किया जाए। आगे वित्त आयोग यह अनुशंसा करता है वित्त आयोग यह अनुशंसा करता है केंद्र सरकार की शुद्ध कर राजस्व प्राप्तियों वित्त आयोग यह अनुशंसा करता है कि केंद्र सरकार की शुद्ध कर राजस्व प्राप्तियों की अंतर्गत शुद्ध राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत किन करों व शुल्कों का बंटवारा केंद्र व राज्यों के मध्य किया जाना है। करों व शुल्कों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाना है। दूसरा पॉइंट लीजिए। राज्यों के मध्य इस राशि के वितरण का स्वरूप निर्धारित करना। राज्यों के मध्य इस राशि के वितरण का
इस राशि के वितरण का, राशि का वही अमाउंट जो है, इस राशि के वितरण का स्वरूप निर्धारित करना, इस राशि के वितरण का स्वरूप निर्धारित करना, अर्थात इसके लिए एक वितरण फार्मूला निर्धारित करना, अर्थात इसके लिए वितरण फार्मूला निर्धारित करना। वितरण फार्मूला निर्धारित करना। पैराग्राफ चेंज। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत, केसी पंत, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत ने वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था, वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था, पंत ने वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था की बात की, वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था की बात की। इनके इस अनुमोदन के पश्चात संसद द्वारा संविधान के 80वें संशोधन यानी 80वें संशोधन, 80वें संशोधन सन 2000 में, 80वें संशोधन सन 2000 में, 80वें संशोधन सन 2000 में इसको स्वीकृति प्रदान की गई, इसको स्वीकृति प्रदान की गई। फीचर्स की हिंदी क्या होगी? विशेषताएं। फीचर्स, हाँ, इसकी दो मुख्यतः विशेषताएं, इसकी दो विशेषताएं, मुख्यतः दो विशेषताएं लिख लीजिए। इसकी दो मुख्यतः विशेषताएं, इसकी दो मुख्यतः विशेषताएं हैं, इसकी दो मुख्यतः विशेषताएं हैं। नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 268, 69, 268, 269, 268, 69 में सम्मिलित करूं तथा अधिभारों, सम्मिलित करूं तथा अधिभारों व उपकरों को छोड़कर सम्मिलित करूं अधिभारों व उपकरों को छोड़कर सभी केंद्रीय करों व शुल्कों में, सभी केंद्रीय करों व शुल्कों में, सभी करों व शुल्कों में राज्य की भागीदारी होगी, राज्य की भागीदारी होगी, राज्य की भागीदारी होगी। ये लाइन आप लोगों को समझ में आ रही है जो लिखा हुआ है? किसी को समझ में आई ये लाइन क्या लिखा हुआ है? लिखे खड़े हो, पाए हमारा लिखाए रहे, लिख ले किसी तरह, बचने ना पाए, इधर उधर होने ना पाए। ठीक, देखिए अनुच्छेद 268 और 269 लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को सेस के बारे में बताया होगा, सरचार्ज के बारे में बताया होगा, मैं ही पढ़ा के गया इसलिए नहीं कह सकते बताया नहीं। एक उपकर के बारे में बात किया था, एक अधिभार के बारे में बात किया था, याद है? और मैंने बताया था कि उपकर और अधिभार एक ऐसे कर हैं जो राज्य सरकार को हस्तांतरित नहीं किए जाते। बताया था कि नहीं? किसे कहते हैं उपकर? क्या है?
और अधिभार क्या है, कोई बताएगा? सेस और सरचार्ज क्या है? बताया था, पढ़ाया था, मुझे लग रहा है 15-20 मिनट दिया अभी तक। पन्ना पलटना जाके तुम सुबह में, ठीक है, पन्ना पलट के अनुदान देते हैं, अनुदान देते हैं, अनुदान देते हैं सेस को। नहीं जी सर। आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक बार पन्ना जो है ना नोटवा कहीं रखो, कहीं पड़ी हो तो कब पलटना और देखना कि सेस और सरचार्ज क्या लिखाया था मैंने, कर क्या है, उपकर क्या है और अधिभार क्या है। तो उसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि उपकर क्या है और अधिभार क्या है। ठीक है, उपकर क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, और अधिभार क्या होता है कि किसी भी उद्देश्य के लिए उसकी जो आय होती है वो किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च की जा सकती है। ठीक। अच्छा, केंद्र समर्थित योजना और केंद्रीय योजना में फर्क जानते हैं आप लोग? केंद्र समर्थित योजना और केंद्रीय योजना क्या है? पॉलिटिकल साइंस में हंसी इस बात में आती है कि सबसे जो एक तरह से मठाधीश कहा जाए, दिग्गज पुरुष कहा जाए, सब पॉलिटिकल वही पढ़ा रहे हैं आप लोग हैं, इसलिए अब हम नहीं बताएंगे केंद्र समर्थित और केंद्रीय योजना किसे कहते हैं, जाके उनसे पूछिएगा। ठीक, हम लोग अपना फिर से आते हैं अपनी इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस कमीशन में। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आपका उपकर है और क्या है आपका सरचार्ज यानी कि अधिभार है, इन दो करों को छोड़कर जितने भी कर सम्मिलित होंगे वह क्या होगा कि राज्य को हस्तांतरित किए जाएंगे। यानी कि केंद्र सरकार भले ही उनको वसूल रही है लेकिन राज्य सरकार को क्या होगा उसमें हिस्सेदारी होगी। ठीक है, अब उपकर और अधिभार क्या है ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता चुका हूँ। अगला एक पॉइंट लिख लीजिए, केवल उन्हीं राज्यों को, अगला पॉइंट केवल उन्हीं राज्यों को, केवल उन्हीं राज्यों को, केवल उन्हीं राज्यों को इन करों और शुल्कों में, करों और शुल्कों में एक अंश पाने का अधिकार होगा। केवल उन्हीं राज्यों को इन करों और शुल्कों में एक अंश पाने का अधिकार होगा, एक अंश पाने का अधिकार होगा, एक अंश पाने का अधिकार होगा जिनमें ये कर वसूल, जिनमें ये कर वसूल, जिनमें कर व शुल्क संबंधित वर्ष में लगाए गए हैं, संबंधित वर्ष में लगाए गए हैं, कर वसूल संबंधित वर्ष में लगाए गए, कर वसूल संबंधित वर्ष में लगाया। ठीक, अब हम लोग इसका जो लाइन का मतलब यह है कि जिस राज्य में जो केंद्र सरकार ने कर वसूला होगा उसी राज्य को वह क्या करेगी, उस कर को हस्तांतरित करेगी। ऐसा नहीं कि यूपी में लगाया कर और पैसा बांट दे हरियाणा वालों को, या हरियाणा वालों को कर बांट दे किसको, कहीं ना कहीं तो यूपी वालों को। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये है कि जो जिस राज्य से संबंधित होगा, जो जिस राज्य में जो त्याग किया होगा, जो कर दिया होगा, वह उसी राज्य से संबंधित होगा। ठीक, अब हम लोग 14वें वित्त आयोग की जो कसौटियां हैं, हम लोग क्षैतिज हस्तांतरण अभी आप लोग देखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्षैतिज असंतुलन को दूर करने का प्रयास है। ठीक, क्षैतिज असंतुलन यानी कि हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। ठीक, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस का मतलब यह है कि अब हम लोग देखेंगे 14वें वित्त आयोग ने क्या रिकमेंडेशन की थी और 15वें वित्त आयोग ने क्या रिकमेंडेशन की थी। ठीक, तो 14वें वित्त आयोग में पिछले वित्त आयोगों के इसलिए मेन हम लोगों का जब कभी एग्जाम आ सकता है तो 15वां वित्त आयोग है, चल रहा है। कौन है उसके अध्यक्ष? एन.के. सिंह। गठन कब हुआ था? 2017। हाँ, 2017 में डेट ऑफ पूछी जाती है पीसीएस में। 2017 में कौन सी डेट को गठन हुआ और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है 17 नवंबर और 27 नवंबर। ठीक है, तो 27 नवंबर 2017 को वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग का गठन हुआ। ठीक, 15वां वित्त आयोग का गठन, और इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। और अध्यक्ष एन.के. सिंह कितने वर्ष के लिए गठित किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। ठीक, लेकिन ये एक ऐसा वित्त आयोग है
जो कितने वर्ष के लिए गठित किया गया है? 6 वर्ष के लिए। काहे गठित किया गया 6 वर्ष के लिए? मुंह बड़े जैसे सुनते रहते हो। कोरोना आया था क्या बीच में? है? बच गए हम लोग जिंदा किसी तरह। तो कोरोना की वजह से क्या था कि 1 वर्ष के लिए अलग से अनुशंसाएं गठित की गई, फिर उसके बाद 5 वर्ष के लिए अनुशंसाएं इसमें ला दी गई, ठीक, या फिर कह सकते हैं कि प्रयोग की गई। तो आप लोग अब क्राइटेरिया में एक तरफ लिख लीजिए कि क्षैतिज मानदंड जो है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि जो आय की समानता है, जनसंख्या है, सब किसके मानदंड के अंतर्गत आते हैं? तो क्षैतिज मानदंड है ये, ठीक। क्राइटेरिया यानी कि कसौटी जिसे कहते हैं, और यहाँ पर परसेंटेज कि कितना परसेंट किसको योगदान दिया गया, वेटेज दिया गया, ठीक। तो लिख लीजिए यहाँ कसौटी के सामने लिखिए आप लोग जनसंख्या 1971, यानी कि जनसंख्या का जो सेंसस लिया गया था 1971 लिया गया, ठीक। इसका परसेंटेज कितना वित्त आयोग ने दिया? 17.5%। तो हम लोग 14 में देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें मुझे बतानी है आपको। ये इसके बाद लिखिए आप लोग जनांकिकी, जनांकिकी परिवर्तन, जिसको डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं, ये क्या है? 10%। आय दूरी, इनकम डिस्टेंस, आय दूरी ये 50%, हाँ 50% आय दूरी। फिर है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया इसका भार है 15%। या आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा गया भी है कई बार। और एक नया इन्होंने जोड़ा था वनावरण, फॉरेस्ट कवर जिसे कहते हैं, हाँ वनावरण। देखिए कितना हो रहा है टोटल, हो गया सब, हो गया पूरा हो गया, पूरा। चलिए अच्छी बात, हो गया अच्छी तरह। देखिए आपको पहले ये आपको ध्यान क्या रखना है चीजों को कि जनसंख्या 1971, देखिए यदि खाली आप लोगों को 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है 27.5%, ठीक। पहली बात तो देना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए बाई जब क्वेश्चन जानबूझ के मान के चल रहा है कि आप ज्यादा योग्य हैं, तो हो सकता है कि ये जनसंख्या जनांकिकी परिवर्तन अलग अलग न देके क्या करें, एक ही में दे दिया जाए, लिख दिया जाए जनसंख्या, ठीक। 2000 जो 13वां वित्त आयोग था उसके पहले जनांकिकी परिवर्तन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे इसी में फोकस करना था, इसलिए मैंने अभी 15वां का नहीं बताया। 14वां वित्त आयोग में क्या हुआ कि जो जनसंख्या का जो ये लिया गया 1971 का ये मापन लिया गया था, ठीक। उसके आधार पर ये देखा गया कि जनसंख्या में टोटल जो 13वां वित्त आयोग था लगभग 25% क्या थी, हम लोग जनसंख्या को लेते थे, देखिए हाँ 25%, ठीक। 13वां वित्त आयोग में ये 13वां की है 25%। 13वां वित्त आयोग में क्या था कि जो जनसंख्या का वेटेज था वो लगभग 25% के आसपास था। 14वां वित्त आयोग ने जनसंख्या में इसमें क्या किया कि 1971 की 17.5% कर दिया, ठीक। और जनांकिकी परिवर्तन क्या किया, लगभग 10% जोड़ दिए गए। ये जनांकिकी परिवर्तन क्या है, क्यों जोड़े गए इनको जनांकिकी परिवर्तन? मेन चीज आप लोग एक चीज देखे होंगे कि परिसीमन आयोग गठित किया गया है जी, जानते हैं क्या है परिसीमन आयोग? इस समय महिला आरक्षण के समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है, जानते हैं? कुछ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया?
जब हम पढ़ा के चले जाते हैं तो तुम कौन से बता देते हो, तुम कहे कि पढ़ाया नहीं गया होगा तो तुम लोग कह दोगे कि हाँ पढ़ाया नहीं गया, वह तो हम देखो नहीं नहीं कह दोगे नहीं पढ़ाया गया, मुंडिये तो हिलानी है। देखिए जनसंख्या 1971 का जब आधार लिया गया तो हुआ क्या कि अब मान इसमें क्या है कि ये जो आधार निर्धारित किए गए हैं, कहने का मतलब जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी उस देश को क्या होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक, जिस देश के पास जनांकीय परिवर्तन, अभी मान लीजिए जनांकीय परिवर्तन तो कोई कॉन्सेप्ट 14वें वित्त आयोग के पहले नहीं आया। आय दूरी यानी कि जिसके पास क्या है कि हाईएस्ट जो रिचेस्ट स्टेट है, ठीक, और जो लोएस्ट स्टेट है, इन दोनों के बीच में क्या है 50% का वेटेज दिया गया, यानी कि 50% यदि आय डिस्टेंस दोनों में है तो लगभग क्या है कि वो जो आय की राशि है वो पुअर स्टेट को दी जाएगी, यानी कि गरीब को और ज्यादा मदद दी जाएगी। फिर क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि जो राष्ट्र जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा पैसा पाएगा, है कि नहीं। तीसरी चीज क्या है तीसरे में वनावरण की भी चर्चा नहीं की गई थी, उसकी जगह कोई वनावरण की भी चर्चा नहीं, ये तीन इसमें चर्चा की गई। ठीक, एक क्षेत्रफल की गई, क्षेत्रफल, आय दूरी और जनसंख्या, तीन आधार पर क्या किए गए थे, मापन किए गए थे। वनावरण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जब हुआ क्या कि एक समय के बाद क्या हुआ, ऐसे राज्य जो क्या थे कि जनसंख्या में नियंत्रण कर रहे थे, परिवार नियोजन की क्रियाएं अपना रहे थे, यानी अपने देश की जनसंख्या को क्या कर रहे थे, एक तरफ से कहा जाए कि नियंत्रित कर रहे थे। तो उन देशों ने मांग उठाई कि भैया जब वित्त आयोग गठित किया जा रहा है और जिसकी ज्यादा जनसंख्या वही ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो हमको मिल क्या रहा है जनसंख्या नियंत्रण करके। आप ये बताइए जो संसद है या फिर सांसद है या विधायक हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी जो क्रियाकलाप है जो उनके द्वारा क्या है कि जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, फिर सरकार के द्वारा जो भी राज्य सरकारों के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं, अलग अलग प्रोत्साहन के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं। ठीक, कि किसी के यहाँ मान लीजिए बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको कितना 1000 रुपया दे रहे हैं, उसको अलग से सुविधा, महिलाओं के लिए अलग से सुविधा, तो ये सब सारी चीजें क्या है की जा रही थी। तो ऐसे स्टेट जो क्या थे ऑलरेडी जनसंख्या से समृद्ध थे, यानी कि भारी मात्रा में, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक, तो सबसे ज्यादा पैसा ले जाता था। और साउथ के जो देश है मतलब राज्य है वो क्या है, वो बेचारे जनसंख्या नियंत्रण किए पड़े हैं, अब बदले में उनको मिल क्या रहा है, पैसा और कम मिल रहा है। तो उन्होंने मांग उठाई इस चीज की कि भैया देखिए ऐसा है कि एक तरफ तो हम जनसंख्या नियंत्रण भी कर रहे हैं और दूसरी बार आप लोग हमको पैसा भी कम दे रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमको तो इंसेंटिव दीजिए, हम कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उसका हम भुगतान पेनाल्टी भुगते हैं, जनसंख्या नियंत्रण भी करें ऊपर से पेनाल्टी भी भुगते हैं। तो 14वें वित्त आयोग में काफी खींचतान मची और उसके बाद क्या हुआ, एक डेमोग्राफिकल चेंज यानी कि जनांकीय परिवर्तन का अलग से मतलब एक तरफ से क्राइटेरिया रखी गई, एक मानदंड रखा गया और उसके आधार पर क्या किया 10% का वेटेज दिया गया कि भैया 10% क्या है जो अपने जनसंख्या में नियंत्रण किए हैं, परिवार नियोजन के कार्यक्रम अपनाए हैं, ठीक, लोगों की आयु संरचना में सुधार हुआ है, उनको क्या है 10% एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। ठीक, एक चीज और है, आप लोग देख रहे होंगे कि परिसीमन आयोग क्या किया गया था 1971 जब गठित किया गया तो काफी लोगों ने क्या किया, उसका मतलब जनसंख्या की इसी की वजह से क्या हुआ, लोगों ने उसका विरोध किया। ठीक, कि भैया 1971 की जनसंख्या में क्या है कि बहुत सारे राज्यों की जनसंख्या लगभग समान थी, अब जनसंख्या जिसकी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी उसी को लाभ होता चला जा रहा था। ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं कि मैं ऐसे उड़ता चला जा रहा हूँ, आ रही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि परिसीमन आयोग गठित किया गया और उसमें लिख दिया गया कि 2026 तक किसी भी राज्य के जो जनसंख्या की वजह से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना संसद का, एक संसद की ओर के लिए जनसंख्या अलग निर्धारित होती है, विधायक के लिए अलग निर्धारित होती है, ठीक, तो कौन राज्य चाहेगा कि हमारे राज्य के सांसद ज्यादा ना हो, विधायक ज्यादा ना हो, ठीक, इसका मतलब सभी क्या चाहेंगे कि जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो वोट बैंक बढ़ेगा, वोट बैंक बढ़ेंगे तो सांसद बढ़ेंगे, तो हर राज्य चाहता है हमारे देश के ज्यादा सांसद पहुंच जाए लोकसभा में या राज्यसभा में। तो उस चीज को नियंत्रित करने के लिए परिसीमन आयोग ने कहा कि भैया 1971 का हम लोग सेंसस लेंगे और 1971 का सेंसस कब तक चलेगा, 2026 तक। 2026 अभी आया नहीं है, इसीलिए भी हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की सर ये परिसीमन आयोग 1952 की बात करें या 1973 वाले, क्या
सीवन आयोग 4 बार हुआ है, 52, 62, 73। ये चौथा वाला जो था 2001 के आसपास हुआ था ना, 2002 वाला। हाँ, उस 2002 में ये बात की गई कि भैया 2026 तक क्या है कि आपका जनसंख्या व सांसदों को संख्या को घटाया नहीं जाएगा, या जनसंख्या का पुनः अभी वो काउंटिंग नहीं की जाएगी। उस आधार पर 2026 में फिर से कोई नया कुछ नया जो भी अभी आएगा वो हम लोग देखेंगे और बाद में जानेंगे। ठीक, तो आय दूरी आप लोग ये सब सारी चीजें समझ गए कि नहीं? अब आप लोगों को इसका क्या करना है कि परसेंटेज याद रखना है। ये किसका है? 14वां वित्त आयोग का। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी। ठीक है, 14वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो क्या थे? वाई रेड्डी थे। अब 15वां वित्त आयोग इसी के आगे लिख लीजिए आप लोग, वाई रेड्डी लिख लीजिए 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसी में मैं आगे सेम वही जो भी है अलग लिखे दे रहा हूँ। जनसंख्या इसमें है 15%, जनांत्रिकी परिवर्तन है 12.5%, आय दूरी 45%। चलिए 14वें वित्त आयोग का लिख रहे हैं। ये तो नया कांसेप्ट से जोड़ा गया है। क्या चाहे क्या? जी सर, न्यू वाला है। हाँ, 15वां का है, ये 14वां है, ये 15वां है। पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा, एक नया कॉन्सेप्ट आया राजकोषीय अनुशासन का। ठीक है, लिख लीजिएगा नीचे, वनावरण के नीचे राजकोषीय अनुशासन का। इसकी वेटेज क्या है? 2.5। 15वां वित्त आयोग की नई उपज है, या उसने नया एक कॉन्सेप्ट दिया। देखिए इसमें किसी कोई समस्या? राजकोषीय अनुशासन क्या है? 2.5 आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि नया है बिल्कुल। ठीक, वनावरण 14वां वित्त आयोग का जो मुख्य जो था उसने 2 परिवर्तन किए। एक जनांत्रिकी परिवर्तन पर उसने फोकस किया था, दूसरा क्या उसने वनावरण पर नया कॉन्सेप्ट लाया था। 13वां वित्त आयोग में इन 2 चीजों की उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, 14वां वित्त आयोग की नई उपज थी, जनांत्रिकी परिवर्तन के बारे में उन्होंने फोकस किया था और वनावरण के बारे में बात की। ठीक, फॉरेस्ट कवर। दूसरी चीज क्या है जो 15वां वित्त आयोग में फिजिकल डिसिप्लिन के बारे में बात की है, उनकी राजकोषीय अनुशासन के बारे में बात की गई है, और उसका अलग से उन्होंने वेटेज कितना दिया है? 2.5 है। 100% हो रहा है कि नहीं? हो गया। हो गया, तब ठीक। तो 14वां वित्त आयोग आप लोग देख चुके, 15वां वित्त आयोग देख चुके। अब आप लोग इसमें लिख लीजिए उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश, अच्छा ये क्या था? क्षैतिज असंतुलन के लिए। ठीक है, ये क्या है? क्षैतिज असंतुलन के लिए। देखिए जो उत्तर प्रदेश को 17.93% की हिस्सेदारी प्राप्त हुई है 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत। 17.93%। ये 14वें के अंतर्गत प्राप्त हुई। 19.95। ये क्या? 15वें के अंतर्गत। 14वां वित्त आयोग के अंतर्गत कितना था? 19.95%, और 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत 17.93%। ठीक, अब आप लोग इसी के नीचे लिख लीजिए 15वां वित्त आयोग द्वारा 15वां वित्त आयोग द्वारा लंबी असंतुलन को दूर करने के लिए, यानी वर्टिकल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, लंबी असंतुलन को दूर करने के लिए
राज्यों को 15वीं तारीख द्वारा लंबी असंतुलन को दूर करने के लिए, लंबी असंतुलन को दूर करने के लिए राज्यों को 41%, 41% हिस्सेदारी देने की, 41% हिस्सेदारी देने की अनुशंसा की है, अनुशंसा की है, अनुशंसा की है। इसमें 1% की कटौती, इसमें 1% की कटौती, इसमें 1% की कटौती, एक मतलब 1, ठीक है, 1% की कटौती लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के लिए की गई है, लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के लिए की गई, लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के लिए की गई है। अब आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि आय की दूरी कैसे मापी जाए। मैं खाली इसी बारे में चर्चा करूंगा, बाकी बहुत ज्यादा विस्तार की बात नहीं है। ठीक, हम लोग आय दूरी देखेंगे कि आय दूरी के लिए कौन सा फर्स्ट स्टेप लिया जाएगा, कौन सा सेकंड स्टेप लिया जाएगा, कोई ना कोई मापन होना चाहिए कि नहीं। कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा आय सबसे अधिक आय दूरी होगी। आय दूरी का मतलब अभी मैं बताऊंगा कैसे है। जैसे मान लीजिए कि एक पहले गोवा है, जो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक, दूसरे नंबर पर था सिक्किम और तीसरे नंबर पर हरियाणा। तो इसमें से किसको लिया गया, कोई आइडिया है? सबसे ज्यादा आय किसकी थी? गोवा की। दूसरे नंबर पर किसकी थी? सिक्किम की थी। तीसरे नंबर पर कौन आया? हरियाणा। लेकिन लिया कौन गया आधार के रूप में? हरियाणा। ठीक, क्यों लिया गया हरियाणा? क्यों ऊपर के जो दोनों राष्ट्र थे, वो दोनों राज्य थे, वो कितने से थे? इत्तू से थे, ठीक है, पिद्दी से। इसीलिए क्या हुआ कि ये माना गया कि भाई ये बहुत छोटे राज्य हैं, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हरियाणा है, तो हरियाणा को एक आधार के रूप में लिया जाएगा कि हरियाणा से जिसकी आय जितनी कम होती चली जाएगी, ठीक, उसी के आधार पर उसको 50% वेटेज दिया जाएगा। और हरियाणा से क्या है, हरियाणा तो आप में है ही है, और इनके दोनों की जो बीच की दूरी है गोवा और सिक्किम को, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं। तो उनके और इनके जो बीच में दूरी थी इनकम के, इसके अनुपात में दी गई थी उन लोगों को, या दी जाती है उन लोगों को। ठीक, बात आपके समझ में आ रही है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि कोई एक आधार है, तो आधार के अंदर जितना भी जो लोएस्ट वो होगा, स्टेट होगा, उसको उतना ही क्या है 50% का वेटेज मिलेगा, और जो इसके करीब होगा उसको उतना ही कम मिलेगा। अब पता चला ये दोनों देश तो इससे, दोनों राज्य तो इससे ज्यादा थे, तो इसका मतलब है कि इनको तो देने नहीं चाहिए। तो ये देखा गया कि कितनी इन दोनों की आय में मतलब अंतर है, और उस अंतर के अनुपात में क्या निर्धारित किया गया कि जिस अनुपात में अंतर होगा उसी अनुपात के आधार पर उन दोनों राज्यों को निर्धारित किया गया। उसको बस बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज बहुत कम, मुझे नहीं लग रहा पीसीएस में पूछ लिया जाए, भले ही बात की बात है, जबरदस्ती वाला कि नहीं परेशान ही करना है। बाकी आप लोगों से इतना पूछा जा सकता है कि गोवा, सिक्किम, क्या है, हरियाणा, तो हरियाणा को क्या है, आय को एक आधार माना गया है। ठीक, लिख लीजिए इसका हेडिंग डाल लीजिए, इनकम, इनकम या आय आधार, आय दूरी लिख लीजिए, हेडिंग डाल के इनकम या आय दूरी। ठीक, लिख लीजिए। इसके लिए या जो लिख दिया 41% किया गया था, 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे। अच्छा, ये कौन सा संतुलन है? हॉरिजॉन्टल ये है। 41% लिखा हुआ ये क्या है? लिखे हैं भैया, अभी दिखाया हूँ आप लोगों को। लंबी असंतुलन, क्षैतिज तो ये है,
जो अभी 42% लिखाया हूँ, 42% पूछ रहा हूँ, 41%। अच्छा 14वां वित्त आयोग ने कितना दिया था? 19.95। 14वां वित्त आयोग ने 42% दिया था। ठीक, 14वां वित्त आयोग ने क्या किया था? 42% दिया था। 13वां वित्त आयोग ने कितना दिया था? 32% दिया था। ठीक है। 12वें वित्त आयोग ने कितना दिया था? 30.5% दिया था। आप लोगों को पीछे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि 44वें वित्त आयोग ने कितना दिया था? तो 42% लंबी असंतुलन को दूर करने के लिए निर्धारित किया था लक्ष्य। ठीक है, कि इतना राज्य सरकारों को क्या किया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। उसी से मैंने लिखा है ना कि 41% क्या है 15वां वित्त आयोग दे रहा है, और 1% की जो कटौती किया है उसने, वो क्या कहा है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए राज्य बने हैं, इसलिए बहुत सारी आय इन राज्यों को भी हस्तांतरित करनी पड़ेगी, और उसके लिए 1% उन्होंने राशि की कटौती की। तो 15वां वित्त आयोग ने टोटल कितना दिया? 41%। ठीक, और 14वां वित्त आयोग ने कितना दिया था? 42%। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आप लोग क्या हेडिंग डाले हैं? आय दूरी, आय समानता, या फिर आय जो भी लिखना आय लिख लीजिए बस। देखिए इसके लिए 14वां वित्त आयोग ने सभी 29 राज्यों के 14वां वित्त आयोग में सभी 29 राज्यों के 3 वर्षीय सब 29 राज्यों के, तो सब 29 राज्य थे। ठीक, सभी 29 राज्यों के 3 वर्षीय 2010-11 से 2012-13, 3 वर्षीय 2010-11 से 12-13 के तुलनात्मक प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू आय को आधार माना है। ठीक, राज्य घरेलू आय को आधार माना है। आगे लिखिए आय की दूरी की गणना उच्चतम प्रति व्यक्ति घरेलू आय वाले राज्य से की जाती है। यहाँ गोवा की प्रति व्यक्ति आय उच्चतम है। जिसके पश्चात सिक्किम का स्थान। अतः समायोजन की आवश्यकता थी। मैंने आप लोगों को बता चुका है कि समायोजन की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि दोनों छोटे राज्य। ठीक, अतः समायोजन की आवश्यकता थी ताकि विकृतियों को दूर किया जा सके। अतः आय की दूरी की गणना के लिए तीसरे सर्वोच्च प्रति व्यक्ति आय
तीसरे सर्वोच्च प्रतिविक्रिया है तीसरे सर्वोच्च प्रतिविक्रिया है वाले राज्य हरियाणा को आय दूरी के अंतर्गत लिया गया है। हरियाणा को आय दूरी के अंतर्गत लिया गया है। आय दूरी के अंतर्गत लिया गया। ठीक। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को समझ में आया कि मेरी समझ से इससे ज्यादा आप लोगों को इन परसेंटेज को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये परसेंटेज आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसका कितना योगदान है। कंपेयर भी किया जा सकता है 14वें से 15वें से। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है और क्वेश्चन उठा के देख लीजिए कि कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। अच्छा, वित्त आयोग एक को और आपको ग्रांट प्रदान करता है 280 के अतिरिक्त, और कई बार यूपीएससी में पूछा भी गया है। और कभी कभी होता क्या है कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दो तरह के अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अनुच्छेद 275, ठीक, उसके अधीन क्या है, राज्य केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्यों को अनुदान प्रदान करती है। ठीक है, अनुच्छेद 275 के अधीन। और 280 के अधीन क्या है कि एक तरफ से करों का हस्तांतरण करती है। तो क्वेश्चन में एक बार ऐसे पूछा गया था कि लिख दिया था कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान प्रदान करता है, और लिख दिया था दूसरा क्वेश्चन कि अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को करों का वितरण करती है, यानी कर राजस्व का वितरण करती है। कथन दोनों क्या थे, गलत थे कि नहीं? लेकिन कंफ्यूज आ जाओ तो देखिए दोनों उपरोक्त से सभी मार दोगे और गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो आखिरकार लिखा क्या है। लिखना हो लिख लीजिए, अनुच्छेद 275 के अंतर्गत बस पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। वित्त आयोग द्वारा अनुच्छेद 275 के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राजस्व घाटे की कमी को पूरा करने के लिए राजस्व घाटे की कमी को पूरा करने के लिए राजस्व घाटे की कमी को पूरा करने के लिए या अन्य उद्देश्य के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है, या अन्य उद्देश्य के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है, जिसे वैधानिक अनुदान कहते हैं। अनुदान की व्यवस्था की गई, अनुदान की व्यवस्था की गई है, जिसे वैधानिक अनुदान कहते हैं। अब मैं इसी में बता दे रहा हूं आप लोगों को कि केंद्र समर्थित स्कीम है और केंद्रीय स्कीम क्या है। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एक होती है, इसको आप लोग जानते हैं, सुने होंगे, अक्सर कंफ्यूज जाना होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसान शब्दों में बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2 लाइन का है। केंद्र समर्थित स्कीम आप लोगों ने सुना होगा कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सुने, केंद्र प्रायोजित योजना या फिर केंद्र समर्थित योजना। दूसरी आप लोग एक सुने होंगे केंद्रीय योजना, एक सुने होंगे आप लोगों ने कि केंद्रीय यानी कि सेंट्रल स्कीम क्या है, और एक क्या है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है। दोनों में क्या है फर्क है। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, प्रायोजन का मतलब क्या होता है, कभी आप लोगों ने स्पॉन्सर्ड कौन होते हैं किसी चीज के, कोई स्पॉन्सर्ड, हाँ, प्रायोजक कौन होते हैं, अभी आप लोगों ने देखा ना फेयर एंड लवली का प्रायोजक फलाने हैं, जो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचारक होता है। तो सेंट्रल केंद्र प्रायोजित योजना क्या हो सकती है, जिसमें केंद्र सरकार क्या है, राज्य सरकारों को क्या है कि कहीं ना कहीं समर्थन देते हैं कि हम आपको क्या है समर्थन कर रहे हैं, आप इस योजना को चलाइए और बदले में हम आपको अनुदान देंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 50% 75% केंद्र की राशि दी जाएगी, 25% क्या राज्य उसमें व्यय करेंगे,
कभी कभी आप लोगों ने 90-10 का अनुपात देखा होगा, किसी योजना में आप लोगों ने 75-25 का अनुपात देखा होगा। देखते हैं इस तरह की नहीं, बहुत सारी योजनाएं, जब योजनाओं के बारे में बात करेंगे इसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मनरेगा, तो इन सब में आप लोगों ने देखा होगा ये क्या है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, यानी कि जिस योजना में केंद्र सरकार क्या है, समर्थन करती है कि राज्य सरकारों को प्रमोट करती है, एक तरफ से प्रायोजक का काम करती है, यानी कि अपने प्रचार प्रसार का काम करती है, उसके द्वारा जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उन क्रियाकलापों का एक तरह से कहा जाए वो क्या है, एक प्रायोजक, मतलब क्या है कि एडवर्टीजमेंट कर रही है, ठीक, प्रोत्साहन दे रही है दूसरे राज्यों को कि भाई आप लोग क्या करिए कि आप काम करिए और इस योजना को प्रोत्साहित करिए, ठीक। वो योजना क्या कहलाती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना। दूसरी क्या है, केंद्रीय योजना, जिसमें क्या है सरकार की 100% भागीदारी होती है, उस योजना को क्या कहते हैं, केंद्रीय योजना कहते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे शायद मेरी समझ से, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है और सेंट्रल स्कीम क्या है, दोनों में थोड़ा सा हल्का सा माइनर डिफरेंस है। प्रायोजित योजना में क्या है, एक तरफ से एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, सरकार अधिकतम से अधिकतम राशि दे रही है कि भैया कुछ थोड़ा बहुत, एक तरफ से कहा जाए कि जैसे हम आपकी कुछ मदद कर रहे हैं तो बदले में उम्मीद हो कि कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, वही वाली सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें का कुछ ना कुछ धन निकालने के लिए और अपनी योजना को प्रवाहित करने के लिए, संचालित करने के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई जाती है। और केंद्रीय योजना क्या है कि पूरी की पूरी तरह 100% केंद्र सरकार की भागीदारी होती है। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल स्टेट कैटेगरी। हमारे पास 5 मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट में थोड़ा बहुत जान जाते हैं कि स्पेशल स्टेट कैटेगरी है क्या। लिखा नहीं पाऊंगा, बराज अंतिम क्लास ही है तो बता नहीं पाऊंगा। स्पेशल स्टेट कैटेगरी 1969 में इसका कॉन्सेप्ट आया, विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस समय लगभग 11 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है, ठीक है। 1969 में असम था, जम्मू कश्मीर था और शायद एक मेघालय था, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी नागालैंड, ठीक है। तो असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड 3 ऐसे राज्य थे जिनको 1969 में, अलग अलग आप लोग डेट पढ़ लेंगे, मैं खाली उसके बारे में भी नहीं बता रहा हूँ, खाली ये बता रहा हूँ कि स्पेशल स्टेट कैटेगरी क्या है, ठीक। तो 1969 के पहले ये था कि भाई कुछ राज्य देखते थे कि आय की समानता उनमें बहुत ज़्यादा, कुछ स्पेशल स्टेट कैटेगरी का निर्धारण कैसे किया गया, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाई गई। तो क्राइटेरिया में भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो थे, काफ़ी आंध्र प्रदेश ने डिमांड की भैया हमको भी आप क्या करिए, स्पेशल स्टेट का राज्य घोषित करिए। स्पेशल स्टेट का राज्य यदि किसी राज्य को घोषित कर दिया जाता है तो अधिकांश जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो अधिकांश क्या है, अनुदान उनको भारी मात्रा में प्रदान किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हमेशा लिखा रहता है, आप मनरेगा में भी पढ़े होंगे या किसी और योजना में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो स्पेशल स्टेट राज्य हैं उनके लिए अलग से उसका बजट होता है, यानी कि सरकार उसमें से ज्यादा भागीदारी किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है, ठीक। जैसे आप लोग स्पेशल स्टेट कैटेगरी में देखेंगे कि मान लीजिए सपोज कोई भी योजना है तो जो नॉर्मल स्टेट है उनके लिए यदि योजना है 50:50 की या 75:50 की या 60:40 की, तो स्पेशल स्टेट में आप लोग देखेंगे इसकी क्या रहेगी, लगभग 90:10, ठीक। 90:10 का मतलब ये है कि केंद्र सरकार की भागीदारी 90% रहेगी और 10% क्या है, स्पेशल स्टेट रहेगी। अब स्पेशल स्टेट की क्राइटेरिया कैसे निर्धारित की गई, ये सबसे बड़ा उस समय विचार का विषय था कि स्पेशल स्टेट की कैटेगरी हम लोग कैसे निर्धारित करें, क्योंकि जिस राज्य को स्पेशल स्टेट का मतलब ये नहीं है कि ये विशेष राज्य है, तो विशेष राज्य तो है ही है, तो विशेष राज्य क्यों है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो सुपरस्ट राज्य नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि स्पेशल लिखा हुआ है तो बेहतरीन राज्य है, बहुत ही अच्छा धन धान्य से संपन्न है, परिपूर्ण है, कैसे तुम लोग ऐसे लिखते हो, जब कुछ नहीं लिखने के लिए आता है तो जो गजब का फिर व्याख्या होती है किसी चीज की है, गलती से शब्दावली बस पा बच जाओ, कुछ लिखा हुआ है फिर देखो भरा रहता है 2 पेज 3 पेज है कि चलो गलती से 2 लाइन देखता है तो समझ जाता है कि कहाँ से पाए हो, क्या लिख रहे हो। तो कहने का मतलब है कि स्पेशल स्टेट का मतलब ये है ऐसे राज्य जो अत्यंत ही पिछड़े थे, उनकी अलग अलग क्राइटेरिया थी। जैसे पहली क्राइटेरिया क्या थी, 4 क्राइटेरिया हैं, बता दे रहा हूँ उनको, क्राइटेरिया आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्राइटेरिया
पूछ लिया जाता है। ठीक, टाइमर होता है मेरे पास, कम से कम आधा घंटा भी और लग जाता तो इसको बताने में पूरा। तो मैं खाली अभी इतना बताया दे रहा हूँ। 1969 में स्पेशल स्टेट के लिए 3 राज्य थे। एक जम्मू था, एक क्या बताया था असम था, और एक नागालैंड। तो ये आप लोग देख लेंगे, कहीं भी मिल जाएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि आप लोग कैसे इसको देखते हैं। 1972 तक में सभी राज्यों को दे दिया गया था, और इसके बाद जब तेलंगाना का गठन हुआ था, सबसे 11 राज्यों को स्पेशल स्टेट की कैटेगरी दी जा चुकी है। ठीक, विशेष राज्य 11 राज्यों को विशेष राज्य की दी जा चुकी थी। जो 11वां राज्य था वो था उत्तराखंड। ये जैसे उत्तराखंड बना, ठीक, वैसे इसको क्या है स्पेशल स्टेट की कैटेगरी के अंतर्गत डाल दिया गया। अब इसकी क्राइटेरिया क्या है? पहली क्राइटेरिया इसकी क्या थी? कितने राज्य हैं स्पेशल स्टेट? 11। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, ये भी याद रखना है किस सन में कौन सा राज्य बना है। ठीक है, ये आप लोगों का देख लीजिएगा। मैं खाली इसकी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। पहली क्राइटेरिया ये है कि इसका क्या है, जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? जनसंख्या घनत्व क्या है, कम होगा। और जनजातीय घनत्व, जनजातीय जनसंख्या घनत्व क्या था, ज्यादा होगा। पहली चीज जनसंख्या घनत्व कम हो, मतलब आम जो जनसंख्या है, ठीक, उसका घनत्व कम हो। और जनजातीय जो जनसंख्या है घनत्व है उसका ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज कि दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्र हो। ठीक, दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्र हो। तीसरी उसकी क्राइटेरिया थी कि उसकी सीमा किसी दूसरे देश से जुड़ रही हो। उसकी सीमा जो है किसी दूसरे देश से जुड़ रही है। ठीक, और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं तो चौथा क्या है कि आय का पिछड़ापन। आय का पिछड़ापन या अस्थापना पिछड़ापन। अस्थापना का मतलब समझते हैं? अस्थापना पिछड़ापन पहला क्या था, जनसंख्या घनत्व कम हो, जनजातीय जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हो, सीमा किसी दूसरे देश से मिल रही हो उसकी। और चौथा चीज क्या है, आय का पिछड़ापन हो या अस्थापना पिछड़ापन हो। ठीक, या अस्थापना पिछड़ापन का मतलब ये है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपका, बिजली हो गई, पानी हो गया। ठीक है, अस्थापना पिछड़ापन का मतलब विपाशा। विपाशा का मतलब विपाशा वासु नहीं, ठीक है, विपाशा मतलब बिजली, पानी, ठीक, और भी जो यातायात परिवहन है। कह सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हमारे पूरे देश का विकास टिका होता है, उस व्यय को क्या कहते हैं, अवस्थापनागत व्यय कहते हैं। कभी जब अवस्थापना के बारे में बताएंगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अलग अलग चीजों, बस आप लोग इतना समझ लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जान रहे हैं ना, सड़क हो गया, परिवहन हो गया, रेलवे हो गया, बंदरगाह हो गए, बिजली हो गई है, ये सब सारी चीजें किसी भी देश के लिए आवश्यक है कि नहीं? पता चला कोई फैक्ट्री खुले और फैक्ट्री के लिए हर बार 5 मिनट में एक बार उनको लाइट चली जाए। कोई कम फैक्ट्री है, पता चला वो सामान बना रही है, पैकेट पैक हो रहे हैं, और हर बार उसमें से 5 मिनट में एक बार लाइट जाएगी तो क्या होगा, सारे उसके पैकेट खराब होते चले जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? कोई स्थापना बनाना चाहेगा, कोई फैक्ट्री खोलना चाहेगा, वहाँ नहीं खोलेगा, भाग जाएगा। ठीक, बंदरगाह नहीं होंगे, पता चला कि बंदरगाह का मतलब है कि मान लीजिए परिवहन सुविधाएं नहीं है, खोल दो कहीं जाके जंगल में, है रास्ते नहीं है, रोडें नहीं है, तो क्या होगा, वहीं बना रह जाएगा वो, है सामाने नहीं आ जा पाएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग देखे होंगे, सीमा से दूरी का क्या मतलब है, सोचे हो थोड़ा सा दिमाग में? जो एक लिखा हुआ है तीसरा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, मतलब जैसे आप लोग अभी तत्काल में देखे होंगे बढ़िया उत्तराखंड में, हरियाणा में मार देख रहे होंगे कैसे लैंडस्लाइडिंग हुई, देखें कि नहीं है? तो क्या है इसका, क्या नुकसान हो रहा है, अचानक लैंडस्लाइडिंग हो जा रही है, जो भी है सब बना बनाया था ध्वस्त हो जा रहा है। एक चीज आप लोगों ने देखा हो, सीमा से किसी देश की दूरी से इससे क्या संबंध है हमको, कोई बताएगा इसको? मैं तो सोचा था कि तुम लोगों में क्यूरियोसिटी थोड़ा सा भी होगी तो इसका कंफ्लिक्ट होता है, अरुणाचल प्रदेश में जो हो रहा है,
चाइना हो नहीं कंडक्शन। हाँ तो क्यों इसको हम लोगों ने क्यों ले लिया क्राइटेरिया, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? ताकि वो दूसरा देश है, ताकि उन लोग जो अदर कंट्री है उसके फेवर में ना चला जाए। कहीं अगर उसने मदद दे दी ना, नहीं उससे जैसे नेपाल नहीं, उसमें बफर स्टेट था तो चाइना के रिगार्डिंग नहीं, मतलब यहाँ से इसलिए लिया गया है, सीमा से दूरी किसी देश की इसलिए ली गई है, किसी देश की दूसरे देश की सीमा इसलिए ली गई है कि आगतों में आवागमन में क्या होती है, असुविधा होती है। ठीक है, जो आगत होते हैं आपके आगत को तो समझ रहे हैं ना, यानी कि रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ, पता चला बगल में कोई दूसरा स्टेट है तो उसकी वजह से क्या है, आवागमन बाधित हो रहा है, वो जाने नहीं दे रहा है, ये डंडा खड़ा है कि नहीं निकलने देंगे, तो क्या होगा कि उनका कच्चे माल का आवागमन बाधित होगा कि नहीं। मान लो किसी तरह आवागमन कच्चा माल कहीं ना कहीं से स्टोर कर लिया, अब उसको बेचना भी तो होगा दूसरे राज्यों में है। अब बांग्लादेश लिए डंडा खड़ा है, नहीं निकलने देंगे अपनी धरती से, तो क्या होगा फिर। तो इस वजह से क्या है, 3-4 क्राइटेरिया को लिया गया। ये स्पेशल स्टेट के लिए एक तरफ से विशेषताएं थी और इसके बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे। स्पेशल स्टेट में 11 राज्य कौन कौन से हैं, उसके लिए अलग से गार्डिगल फार्मूला आया 1969 में, फिर इसके बाद प्रणब मुखर्जी फार्मूला आया, फिर इसके बाद गार्डिगल और प्रणब मुखर्जी दोनों को मिला के और फिर नया फार्मूला विकसित किया गया है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। 2013 में रघुराम राजन की कमेटी गठित हुई, उसके लिए इसके लिए अलग से क्राइटेरिया निर्धारित की गई। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में तुम लोगों को पढ़ोगे तो है ये नहीं, खैर बता दे रहे हैं कि जो मन हो तो एक बार खोल के देख लेना कहीं। ठीक, तो आज की मुझे लग रहा है पर्याप्त है।